प्रेमचंद कर्मभूमि अध्याय 2। अमरकांत मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में प्रांत में प्रथम आया, पर अवस्था अधिक होने के कारण छात्रवृत्ति ना पा सका। इससे उसे निराशा की जगह एक तरह का संतोष हुआ, क्योंकि वह अपने मनोविकारों को कोई टिकोना न देना चाहता था। उसने कई बड़ी बड़ी कोठियों में पत्र व्यवहार करने का काम उठा लिया। धनी पिता का पुत्र था, ये काम उसे आसानी से मिल गया। लाला अमरकांत की व्यवसाय नीति से प्राय उनकी बरादरी वाले जलते थे। वो पिता पुत्र के इस वैमनस्य का तमाशा देखने चाहते थे। लाला जी पहले तो अमरकांत पर बहुत बिगड़े। उनका पुत्र उन्हीं के सेवर्गियों की सेवा करे, ये उन्हें अपमानजनक प्रतीत होता था। पर अमरनों ने सुझाया कि वे यह काम केवल व्यावसायिक ज्ञानोपार्जन के भाव से कर रहा है। लाला जी ने भी समझा कुछ न कुछ सीख ही जाएगा। विरोध करना छोड़ दिया। सुखदा इतनी आसानी से मानने वाली ना थी। एक दिन दोनों में इसी बात पर झड़प हो गई। सुखदा ने कहा, तुम 10-10, 5-5 रुपए के लिए दूसरों की खुशामद करते फिरते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अमर ने शांतिपूर्वक कहा, काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। तो ये धनियों के जितने लड़के हैं सभी बेशर्म हैं ही, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अब तो लाला जी मुझे खुशी से भी रुपए दे तो ना लूँ। जब तक अपनी सामर्थ्य का ज्ञान ना था तब तक उन्हें कष्ट देता था। जब मालूम हो गया कि मैं अपने खर्च भर को कमा सकता हूँ तो किसी के सामने हाथ क्यों फैलाऊँ? सुखदा ने निर्दयता के साथ कहा, जब तुम अपने पिता से कुछ लेना अपमान की बात समझते हो तो मैं क्यों उनकी आश्रित बनकर जीवन गुजारूं? इसका आश्रय तो ये ही हो सकता है कि मैं भी किसी पाठशाला में नौकरी करूं या सीने प्रोने का धंधा उठाऊं। अमरकांत ने संकट में पड़कर कहा, तुम्हारे लिए इसकी ज़रूरत नहीं। मुझे क्यों ज़रूरत नहीं? मैं खाती पहनती हूँ, गहने बनवाती हूँ, पुस्तकें लेती हूँ, पत्रिकाएं मंगाती हूँ दूसरों ही की कमाई पर। तो इसका तो ये आक्षेप भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारी कमाई पर भी कोई अधिकार नहीं, मुझे खुद परिश्रम करके कमाना चाहिए। अमरकांत को संकट से निकलने की एक युक्ति सूझ गई। अगर दादा या तुम्हारी माँ जी तुमसे चिढ़ें और मैं भी ताने दूँ तो निस्संदेह तुम खुद धन कमाने की जरूरत पड़ेगी। कोई मुंह से ना कहे पर तुम मन में तो समझ सकता है। अब तक तो मैं समझती थी तुम पर मेरा अधिकार है, तुमसे जितना चाहूँगी लड़कर ले लूँगी, लेकिन अब मालूम हुआ मेरा कोई अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझे जवाब दे सकते हो, यही बात है या कुछ और? अमरकांत ने हार कर कहा, तो तुम मुझे क्या करने को कहती हो? दादा से हर महीने रुपए के लिए लड़ता रहूं? सुखदा गंभीर स्वर उसमें बोली, हाँ मैं यही चाहती हूँ कि दूसरों की चाकरी छोड़ दो, घर का धंधा देखो। जितना समय उधर देते हो उतना ही समय घर के कामों में दो। मुझे इस लेन देन सूद ब्याज से घृणा है। सुखदा मुस्कुराकर बोली, ये तो तुम्हारा अच्छा तर्क है। मरीज को छोड़ दो, वह आप ही आप अच्छा हो जाएगा। इस तरह मरीज मर जाएगा, अच्छा ना होगा। तुम दुकान पर जितनी देर बैठोगे कम से कम उतनी देर तो ये घृणित व्यापार ना होने दोगे। यह भी तो संभव है कि तुम्हारा अनुराग देखकर लाला जी सारा काम तुम्ही को सौंप दें, तब तुम अपनी इच्छा अनुसार से चलाना। अगर अभी इतना भार नहीं लेना चाहते तो ना लो, लेकिन लाला जी की मनोवृत्ति पर तो कुछ ना कुछ प्रभाव डाल ही सकते हो। वह वही कह रहे हैं जो अपने अपने ढंग से सारा संसार कर रहा है। तुम विरक्त होकर उनके विचार और नीति को नहीं बदल सकते, और अगर तुम अपना ही राग अल्पाओगे तो मैं कह देती हूँ अपने घर चली जाऊँगी। तुम जिस तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हो वह मेरे मन की बात नहीं। तुम बचपन से ठुकराए गए हो और कष्ट सहने में अभ्यस्त हो। मेरे लिए ये नया अनुभव है। अमरकांत उस समय परास्त हो गया। हालांकि इसके कई दिन बाद उसे कोई जवाब सूझे, पर इस वक्त वह कुछ जवाब न दे सका। नहीं, उसे सुखदा की बातें न्याय संगत मालूम हुई। अभी तक उसकी स्वतंत्र कल्पना का आधार पिता की कृपणता थी। उसका अंक विमाता की निर्माता ने जमाया था। तर्क या सिद्धांत पर उसका आधार न था। और वह दिन तो अभी दूर, बहुत दूर था जब उसके चित्त की वृत्ति ही बदल जाए। उसने निश्चय किया, पत्र व्यवहार का काम छोड़ दूंगा। दुकान पर बैठने में भी उसकी आपत्ति उतनी तीव्र न रही। हाँ, अपनी शिक्षा का खर्च वह पिता से लेने पर किसी तरह अपने मन को न दबा सका। इसके लिए उसे कोई दूसरा ही गुप्त मार्ग खोजना पड़ा। सुविधा से कुछ दिनों के लिए एक प्रकार से उसकी संधि सी हो गई। इसी बीच एक वो घटना हो गई जिसने उसकी स्वतंत्र कल्पना को भी शिथिल कर दिया। सुविधा इधर साल भर से मैके न गई थी। विधवा माता बार बार बुलाती थी। लाला समरकांत भी चाहते थे कि 2-1 महीने के लिए हो आए, पर वह जाने का नाम न लेती थी। सुविधा अमरकांत की ओर से निश्चिंत न हो सकती थी। वह ऐसे घोड़े पर सवार थी जिसे नित्य फेरना लाजमी था।
10-5 दिन बंधा रहा तो फिर पुट्ठे पर हाथ ही न रखने देगा, इसलिए वह अमरकांत को छोड़कर न जाती थी। अंत में माता के स्वयं काशी आने का निश्चय किया। उनकी इच्छा अब काशीवास करने की भी हो गई। 1 महीने तक अमरकांत उनके स्वागत की तैयारियों में लगा रहा। गंगा तट पर बड़ी मुश्किल से पसंद का घर मिला, जो ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा। उसकी सफाई और सफ़ेदी में कई दिन लगे। गृहस्थी की सैकड़ों ही चीज़ें जमा करनी थी। उसके नाम सास ने 1000 का बीमा भेज दिया था। उसने कतर ब्योत से उसके आधे ही में सारा प्रबंध कर दिया। पाई पाई का हिसाब लिखा तैयार था। जब सास जी प्रिया का स्नान करती हुई माघ में काशी पहुंची तो वहाँ का सुप्रबंध देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अमरकांत ने बचत के 500 रुपये उनके सामने रख दिए। रेणुका देवी ने चकित होकर कहा, क्या 500 ही में सब कुछ हो गया? मुझे तो विश्वास नहीं आता। जी नहीं, 500 ही खर्च हुए। ये तो तुमने इनाम का काम किया है, ये बचत के रुपये तुम्हारे हैं। अमर ने झेपते हुए कहा, जब मुझे ज़रूरत होगी आपसे मांग लूँगा, अभी तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। रेणुका देवी रूप और अवस्था से नहीं, विचार और व्यवहार से विविधा थी। ज्ञान और व्रत में उनकी आस्था न थी, लेकिन लोकमत की अवहेलना न कर सकती थी। विधवा का जीवन तप का जीवन है, लोकमत इसके विपरीत कुछ नहीं देख सकता। रेणुका को विवश होकर धर्म का स्वांग भरना पड़ता था, किंतु जीवन बिना किसी आधार के तो नहीं रह सकता। भोग विलास से तमाशे से आत्मा उसी भांति संतुष्ट नहीं होती जैसे कोई चटनी और अचार खाकर अपनी क्षुधा को शांत नहीं कर सकता। जीवन किसी तथ्य पर ही टिक सकता है। रेणुका के जीवन में ये आधार पशु प्रेम था। वे अपने साथ पशु पक्षियों को एक चिड़ियाघर लाई थी। तोते, मैने, बंदर, दिल्ली, गाय, हिरन, मोर, कुत्ते आदि पाल रखे थे और उन्हीं के सुख दुख में सम्मिलित होकर जीवन में सार्थकता का अनुभव करती थी। हर एक का अलग अलग नाम था, रहने का अलग अलग स्थान था, खाने पीने के अलग अलग बर्तन थे। रेणुका देवी का पशु प्रेम अन्य रईसों की भांति नुमाइशी, फैशनेबल या मनोरंजक न था। अपने पशु पक्षियों में उनकी जान बसती थी। वे उनके बच्चों को उसी मातृत्व भरे स्नेह से खिलाती थी मानो अपने नाती पोते हों। ये पशु भी उनकी बातें, उनके इशारे सब कुछ समझ जाते थे कि आश्चर्य होता था। दूसरे दिन माँ बेटे में बातें होने लगीं। रेणुका ने कहा, तुझे ससुराल इतनी प्यारी हो गई? सुखदा लज्जित होकर बोली, क्या करूं अम्मा, ऐसी उलझन में पड़ी हूँ कि कुछ सूझता ही नहीं। बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती। दादाजी चाहते हैं वह घर का धंधा देखें। वे कहते हैं मुझे इस व्यवसाय से घृणा है। मैं चली जाती तो ना जाने क्या दशा होती। मुझे बराबर खटका लगा रहता है कि विदेश विदेश की राह न लें। तुमने मुझे कुएं में ढकेल दिया, और क्या कहूँ? रेणुका चिंतित होकर बोली, मैंने तो अपनी समझ में घर वर दोनों ही देखभाल कर विवाह किया था, मगर तेरी तकदीर को क्या करती? लड़के से तेरी अब पड़ती है या वही हाल है? सुखदा फिर लज्जित हो गई। उसने दोनों कपोल लाल हो गए। सिर झुकाकर बोली, उन्हें अपनी किताबों और सभाओं से छुट्टी नहीं मिलती। तेरे जैसी रूपवती एक सीधे साधे छोकरे को भी ना संभाल सकी। चाल चलन का कैसा है? सुखदा जानती थी अमरकांत में इस तरह की कोई दुर्वासना नहीं है, पर इस समय वे इस बात को निश्चयात्मक रूप से न कह सकी। उसके नारित्व पर धब्बा आता था। बोली, मैं किसी के दिल का हाल क्या जानूं अम्मा? इतने दिन हो गए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ होगा कोई चीज़ ला कर देते, जैसे चाहूँ रहूँ उनसे कोई मतलब ही नहीं। रेणुका ने पूछा, तू कभी कुछ पूछती है, कुछ बनाकर खिलाती है, कभी उसके सिर में तेल डालती है? सुखदा ने गर्व से कहा, जब वे मेरी बात नहीं पूछते तो मुझे क्या गरज पड़ी है? वे बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ, मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी। रेणुका ने ताड़ना दी, बेटी बुरा न मानना, मुझे बहुत कुछ तेरा ही दोष दिखता है। तुझे अपने रूप का गर्व है। तू समझती है वे तेरे रूप पर मुग्ध होकर तेरे पैरों पर सिर रगड़ेगा। ऐसे मर्द होते हैं, ये मैं जानती हूँ। वे प्रेम टिकाऊ नहीं होता। न जाने तू क्यों उससे तनी रहती है। मुझे तो वे बड़ा गरीब और बहुत ही विचारशील मालूम होता है। सच कहती हूँ, मुझे उस पर दया आती है। बचपन में तो बेचारी की माँ मर गई, विमाता मिली विडायन, बाप हो गया शत्रु, घर को अपना घर न समझ सका। जो हृदय चिंता बाहर से इतना दबाव हुआ हो, उसे पहले स्नेह और सेवा से पोला करने के बाद तभी प्रेम का बीज बोया जा सकता है। सुखदा चिढ़कर बोली, वे चाहते हैं मैं उनके साथ तपस्विनी बनकर रहूं, रूखा सूखा खाऊं, मोटा झोटा पहनूं
और वे घर से अलग होकर मेहनत और मजदूरी करें। मुझसे ये ना होगा, चाहे सदैव के लिए उनसे नाता ही टूट जाए। वे अपने मन की करेंगे, मेरे आराम तकलीफ की बिल्कुल परवाह न करेंगे, तो मैं भी उनका मुँह न जोहूँगी। रेणुका ने तिरस्कार भरी चितवनों से देखा और बोली, और अगर आज लाला समरकांत का दिवाला पिट जाए। सुखदा ने इस संभावना की कभी कल्पना ही ना की थी। विमूढ़ होकर बोली, दिवाला क्यों पिटने लगा? ऐसा संभव तो है। सुखदा ने माँ की संपत्ति का आश्रय न लिया। वे ना कह सकी, तुम्हारे पास जो कुछ है वे भी तो मेरा ही है। आत्मसम्मान ने उसे ऐसा ना कहने दिया। माँ के इस निर्दयी प्रश्न पर झुलाकर बोली, जब मौत आती आती है तो आदमी मर जाता है, जानबूझकर आग में नहीं कूदा जाता। बातों बातों में माता को ज्ञात हो गया कि उनकी संपत्ति का वारिस आने वाला है। कन्या के भविष्य के विषय में उन्हें बड़ी चिंता हो गई थी। इस संवाद ने उस चिंता का शमन कर दिया। उन्होंने आनंद विह्वल होकर सुखदा को गले लगा लिया। अमरकांत ने अपने जीवन में माता के स्नेह का सुख न जाना था। जब उसकी माता का अवसान हुआ उस समय वह बहुत छोटा था। उस दूर अतीत की कुछ धुंधली सी और इसलिए अत्यंत मनोहर और सुखद स्मृतियाँ शेष थीं। उसका वेद नाम में बाल रुदन सुनकर जैसे उसकी माता ने रेणुका देवी के रूप में स्वर्ग से आकर उसे गोद में उठा लिया। बालक अपना रोना धोना भूल गया और उस ममता भरी गोद में मुंह छिपाकर देवी सुख लूटने लगा। अमरकांत नहीं नहीं करता रहा और माता उसे पकड़कर उसके आगे मेवे और मिठाइयाँ रख देती। उसे इनकार न करते बनता। वे देखता माता उसके लिए कभी कुछ पका रही है, कभी कुछ, और उसे खिलाकर कितनी प्रसन्न होती है, तो उसके हृदय में श्रद्धा की एक लहर सी उठने लगती है। वे कॉलेज से लौटकर सीधे रेणुका के पास जाता। वहाँ उसके लिए जलपान रखे हुए रेणुका उसकी बाट जोहती रहती। प्रातः का नाश्ता भी वे नहीं करता। इस मात्र स्नेह से उसे तृप्ति ही न होती थी। छुट्टियों के दिन वे प्राय दिन भर रेणुका ही का यहाँ रहता। उसके साथ कभी कभी नैना भी चली जाती। वे खासकर पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखने जाती थी। अमरकांत के कोष में स्नेह आया तो उसकी वह कृपणता जाती रही। सुखदा उसके समीप आने लगी। उसकी विलासिता से अब उसे उतना भय न रहा। रेणुका के साथ उसे लेकर वे से तमाशे के लिए भी जाने लगा। रेणुका 10वें 5वें दिन उसे 10-20 रुपये दे देती। उसके से प्रेम आग्रह के सामने अमरकांत की एक न चलती। उसके लिए नए नए सूट बने, नए नए जूते आए, मोटरसाइकिल आई, सजावट के सामान आए। 5 ही 6 महीने में वे विलासिता का द्रोही, वे सरल जीवन का उपासक, अच्छा खासा रईसजादा बन बैठा। रईसजादों के भावों विचारों से भरा हुआ, उतना ही निर्द्वंद और स्वार्थी। उसकी जेब में 10-20 रुपये हमेशा पड़े रहते। खुद खाता, मित्रों को खिलाता और एक की जगह 2 खर्च करता। वे अध्ययनशीलता जाती रही। ताश और चौसर में ज़्यादा आनंद आता। हाँ, जलसों में उसे अब और अधिक उत्साह हो गया। वहाँ उसे कीर्ति लाभ का अवसर मिलता था। बोलने की शक्ति उसमें पहले भी बुरी न थी, अभ्यास से और भी परामर्जित हो गई। दैनिक समाचार और सामयिक साहित्य से भी उसे रुचि थी, विशेषकर इसलिए कि रेणुका रोज रोज की खबरें उसके पढ़कर सुनाती थी। दैनिक समाचार पत्रों के पढ़ने से अमरकांत के राजनीतिक ज्ञान का विकास होने लगा। देशवासियों के साथ शासक मंडल की कोई अनीति देखकर उसका खून खौल उठता था। जो संस्थाएं राष्ट्रीय उत्थान के लिए उद्योग कर रही थीं, उनसे उसे सहानुभूति हो गई। वे अपने नगर की कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन गया और इसके कार्यक्रम में भाग लेने लगा। एक दिन कॉलेज के कुछ छात्र देहातों की आर्थिक दशा की जांच पड़ताल करने निकले। सलीम और अमर भी चले। अध्यापक डॉक्टर शांति कुमार उनके नेता बनाए गए। कई गांवों की पड़ताल करने के बाद मंडली संध्या समय लौटने लगी तो अमर ने कहा, मैंने कभी अनुमान न किया था कि हमारे कृषकों की दशा इतनी निराशाजनक है। सलीम बोला, तालाब के किनारे वे जो 4-5 घर मल्लाहों के थे, उनमें तो लोहे के 2-1 बर्तन के सिवा कुछ था ही नहीं। मैं समझता था देहातियों के पास अनाज की बखारें भरी होंगी, लेकिन यहाँ तो किसी के घर में अनाज के मटके तक न थे। शांति कुमार बोले, सभी किसान इतने गरीब नहीं होते। बड़े किसानों के घर में बखारें भी होती हैं, लेकिन ऐसे किसान गांव में 2-4 से ज़्यादा नहीं होते। अमरकांत ने विरोध किया, मुझे तो इन गाँवों में एक भी ऐसा किसान न मिला। महाजन और अमले इन्हीं गरीबों को चूसते हैं। उन लोगों को इन बेचारों पर दया भी नहीं आती। शांति कुमार ने मुस्कुराकर कहा, दया और धर्म की बहुत दिनों परीक्षा हुई और ये दोनों हल्के पड़े, अब तो न्याय परीक्षा का युग है। शांति कुमार की अवस्था कोई 35 की थी।
गोरे चिट्टे रूपवान आदमी थे। वेशभूषा अंग्रेजी थी और पहली नज़र में अंग्रेज ही मालूम होते थे, क्योंकि उनकी आंखें नीली थीं और बाल भी भूरे थे। ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर आए थे। विवाह के कट्टर विरोधी, स्वतंत्रता प्रेम के कट्टर भक्त, बहुत ही प्रसन्नमुख से हृदय सेवाशील व्यक्ति थे। मजाक का कोई अवसर पाकर न चूकते थे। छात्रों से मित्रभाव रखते थे। राजनीतिक आंदोलनों में खूब भाग लेते, पर गुप्त रूप से खुले मैदान में न आते। हाँ, सामाजिक क्षेत्र में खूब ग्रस्त थे। अमरकांत ने करुण स्वर में कहा, मुझे तो उस आदमी की सूरत नहीं भूलती जो 6 महीने से बीमार पड़ा था और 1 पैसे की भी दवा न ली थी। इस दशा में जमींदार ने लगान की डिग्री करा ली और जो कुछ घर में था नीलाम करा दिया, बेल तक बिकवा दिए। ऐसे अन्याय संसार की नियंता कोई चेतन शक्ति है? मुझे तो इसमें से संदेह हो रहा है। तुमने देखा नहीं सलीम, गरीब के बदन पर चिथड़े तक न थे। उनकी वृद्धा माता कितना फूट फूट कर रोती थी। सलीम की आंखों में आंसू थे। बोला, तुमने रुपए दिए तो बुढ़िया कैसे तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ी? मैं तो अलग मुंह फेर कर रो रहा था। मंडली यूं ही बातचीत करती चली जाती थी। अब पक्की सड़क मिल गई थी। दोनों तरफ ऊंचे वृक्षों ने मार्ग में अंधेरा करा दिया था। सड़क के दाएं बाएं नीचे ऊख, अरहर आदि के खेत खड़े थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर दो एक मजदूर या राहगीर मिल जाते थे। सहसा एक वृक्ष के नीचे 10-12 स्त्री पुरुष सशंकित भाव से दुबके हुए दिखाई दिए। सबके सब सामने वाले अरहर के खेत की ओर ताकते और आपस में कनफुसिया रहे थे। अरहर के खेत की मेड़ पर 2 गोरे सैनिक हाथ में बेत लिए खड़े थे। छात्र मंडली को कौतूहल हुआ। सलीम ने एक आदमी से पूछा, क्या माजरा है? तुम लोग क्यों जमा हो? अचानक अरहर के खेत की ओर से किसी औरत का चित्कार सुनाई पड़ा। छात्र वर्ग अपने डंडे संभालकर खेत की तरफ लपका। परिस्थिति उनकी समझ में आ गई थी। एक गोरे सैनिक ने आंखें निकालकर छड़ी दिखाते हुए कहा, भाग जाओ नहीं तो हम ठोकर मारेगा। इतना उसके मुंह से निकलना था कि डॉक्टर शांति कुमार ने लपक कर उसके मुंह पर घूसा मारा। सैनिक तिलमिला उठा, पर था घूसेबाजी में मजा हुआ। घूसे का जवाब जो दिया तो डॉक्टर साहब गिर पड़े। उसी वक्त सलीम ने अपनी हॉकी स्टिक पर उस गोरे के सिर पर जमाई। वे चौंधिया गया, जमीन पर गिर पड़ा, जैसे मूर्छित हो गया। दूसरे सैनिक को अमर और एक दूसरे छात्र ने पीटना शुरू कर दिया था, पर वह इन दोनों युवकों पर भारी था। सलीम इधर से फुर्सत पाकर उस पर लपका। एक के मुकाबले में 3 हो गए। सलीम की स्टिक ने इस सैनिक को भी जमीन पर सुला दिया। इतने में अरहर के पौधे को चीरता हुआ तीसरा गोरा पहुंचा। डॉक्टर शांति कुमार संभल कर उस पर भी लपक ही रहे थे कि उसने रिवॉल्वर निकालकर दाग दिया। डॉक्टर साहब जमीन पर गिर पड़े। अब मामला नाजुक था। तीनों छात्र डॉक्टर साहब को संभालने लगे। ये भी लगा हुआ था कि कहीं वे दूसरी गोली ना चला दे। सबके प्राण नौहों में समाये हुए थे। मजदूर लोग अभी तक तो तमाशा देख रहे थे, मगर डॉक्टर साहब को गिरते देख उनके खून में भी जोश आ गया। भय की भांति साहस भी संक्रामक होता है। सब के सब अपनी लकड़ियां संभाल कर गोरे पर दौड़े। गोरे ने रिवॉल्वर दागी पर निशाना खा ले गया। इससे पहले कि वे तीसरी गोली चलाए, उस पर दंडों की वर्षा होने लगी और एक क्षण में वे भी आहत होकर गिर पड़ा। खैरियत ये हुई कि जख्म डॉक्टर साहब की जांघ में था। सभी छात्र तत्काल धर्म जानते थे। घाव का खून बंद गया और पट्टी बांध दी। उसी वक्त एक युवती खेत से निकली और मुंह छिपाए लंगड़ाती कपड़े संभालती एक तरफ चल पड़ी। अबला लज्जावर किसी से कुछ कहे बिना सबकी नज़रों से दूर निकल जाना चाहती थी। उसकी जिस अमूल्य वस्तु का अपहरण किया गया था उसे कौन दिला सकता था? दुष्टों को मार डालो, इससे तुम्हारी न्याय बुद्धि को संतोष होगा। उसकी तो जो चीज़ गई वह गई। वह अपना दुख क्यों रोए, क्यों फरियाद करे? सारे संसार की सहानुभूति उसके किस काम की है? सलीम एक क्षण तक युवती की ओर ताकता रहा, फिर स्टिक संभाल कर उन तीनों को पीटने लगा। ऐसा जान पड़ता था कि उन्मत्त हो गया है। डॉक्टर साहब ने पुकारा, क्या करते हो सलीम? इससे क्या फ़ायदा? ये इंसानियत के खिलाफ है कि गिरे हुओं पर हाथ उठाया जाए। सलीम ने दम लेकर कहा, मैं एक शैतान को भी जिंदा न छोड़ूंगा। मुझे फांसी हो जाए कोई गम नहीं। ऐसा सबक देना चाहिए कि फिर किसी बदमाश की ऐसी ज़रूरत ना हो। फिर मजनू की तरफ देखकर बोला, तुम इतने आदमी खड़े ताकते रहे और तुमसे कुछ हो ना सका? तुम में इतनी गैरत भी नहीं, अपनी बहू बेटियों की आबरू की हिफाजत भी नहीं कर सकते? समझते होंगे कौन हमारी बहू बेटी है। इस देश में जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बेटियां हैं, जितनी बहुएं हैं सब तुम्हारी बहुएं हैं, जितनी माएँ हैं सब तुम्हारी माएँ हैं। तुम्हारी आंखों के सामने ये अनर्थ हुआ और तुम कायरों की तरह खड़े ताकते रहे। क्यों सब के सब जाकर मर नहीं गए? सहसा उसे ख्याल आ गया कि मैं आवेश में आकर इन गरीबों को फटका बताने की अनधिकार चेष्टा कर रहा हूँ। वह चुप हो गया और कुछ लज्जित भी हुआ। समीप के एक गांव में बैलगाड़ी मंगाई गई। शांति कुमार को लोगों ने उठाकर उस पर लेटा दिया।
वो गाड़ी चलने को हुई कि डॉक्टर साहब ने चौंक कर पूछा, और उन तीनों आदमियों को क्या यहीं छोड़ जाओगे? सलीम ने मस्तक सिकोड़ कर कहा, हम उनको लाद कर ले जाने के जिम्मेदार नहीं हैं। मेरा तो जी चाहता है उन्हें खोद कर दफन कर दूं। आखिर डॉक्टर के बहुत समझाने के बाद सलीम राजी हुआ। तीनों गोरे भी गाड़ी पर लादे गए और गाड़ी चली। सबके सब मजूर अपराधियों की भांति सिर झुकाए हुए कुछ देर गाड़ी के पीछे पीछे चले। डॉक्टर ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद देकर विदा किया। 9 बजते बजते समीप का रेलवे स्टेशन मिला। इन लोगों ने गोरों को तो वहीं पुलिस के चार्ज में छोड़ दिया और आप डॉक्टर साहब के साथ गाड़ी पर बैठकर घर चले। सलीम और अमर तो जरा देर में हंसने बोलने लगे। इस संग्राम की चर्चा करते उनकी जबान न थकती थी। स्टेशन मास्टर से कहा, गाड़ी में मुसाफिरों से कहा, रास्ते में जो मिला उससे कहा। सलीम तो अपने साहस और शौर्य की खूब डींगे मारता था, मानो कोई किला जीत आया है और जनता को चाहिए कि उसे मुकुट पहनाए, उसकी गाड़ी खींचे, उसका जुलूस निकाले। किंतु अमरकांत चुपचाप डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था। आज के अनुभव ने उसके हृदय पर ऐसी चोट लगाई थी जो कभी न भरेगी। वे मन ही मन इस घटना की व्याख्या कर रहा था। इन टके के सैनिकों की इतनी हिम्मत हुई क्यों? ये गोरे सिपाही इंग्लैंड के निम्नतम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, इनका इतना साहस कैसे हुआ? इसलिए कि भारत पराधीन है। ये लोग जानते हैं कि यहाँ के लोगों पर उनका आतंक छाया हुआ है। वे जो अनर्थ चाहे करें, कोई चू नहीं कर सकता। ये आतंक दूर करना होगा, इस पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा। इस जंजीर को तोड़ने के लिए हैं। वे तरह तरह के मंसूबे बांधने लगा, जिनमें यौवन का उन्माद था, लड़कपन की उग्रता थी और कच्ची बुद्धि की बहक। डॉक्टर शांति कुमार 1 महीने तक अस्पताल में रहकर अच्छे हो गए। तीनों सैनिकों पर क्या बीती नहीं कहा जा सकता, पर अच्छे होते ही पहला काम जो डॉक्टर साहब ने किया वह तांगे पर बैठकर छावनी में जाना और उन सैनिकों की कुशल पूछना था। मालूम हुआ कि वे तीनों भी कई दिन अस्पताल में रहे, फिर तब्दील कर दिए गए। रेजिमेंट के कप्तान ने डॉक्टर साहब से अपने आदमियों के अपराध की क्षमा मांगी और विश्वास दिलाया कि भविष्य में सैनिकों पर ज़्यादा कड़ी निगाह रखी जाएगी। डॉक्टर साहब की इस बीमारी में अमरकांत ने तन मन से उनकी सेवा की। केवल भोजन करने और रेणुका से मिलने के लिए घर जाता, बाकी सारा दिन और सारी रात उन्हीं की सेवा में व्यतीत करता। रेणुका भी 2-3 बार डॉक्टर साहब को देखने गई। इधर से फुर्सत पाते ही अमरकांत कांग्रेस के कामों में ज़्यादा उत्साह से शरीक होने लगा। चंदा देने में तो संस्था में कोई उसकी बराबरी ना कर सकता था। एक बार एक आम जलसे में वे ऐसी ढंग से बोला कि पुलिस के सुपरिंटेंडेंट ने लाला समरकांत को बुलाकर लड़के को संभालने की चेतावनी दी है। लाला जी ने वहां से लौटकर खुद तो अमरकांत से कुछ न कहा, सुखदा और रेणुका दोनों से जड़ दिया। अमरकांत पर अब किसका शासन है, वे खुद समझते हैं। इधर बेटे से वह स्नेह करने लगे थे। हर महीने पढ़ाई का खर्च देना पड़ता था, तब उसका स्कूल जाना उन्हें जहल लगता था। काम में लगाना चाहते थे और उसके काम न करने पर बिगड़ते थे। अब पढ़ाई का कुछ खर्च न देना पड़ता था, इसलिए कुछ न बोलते थे, बल्कि कभी कभी संदूक की कुंजी न मिलने या उठकर संदूक खोलने के कष्ट से बचने के लिए बेटे से रुपये उधार ले लिया करते। अमरकांत न मांगता न भेज देते। सुखदा का प्रसव काल समीप आता जाता था। उसका मुख पीला पड़ गया था। भोजन बहुत कम करती थी और हंसती बोलती भी बहुत कम थी। वे तरह तरह के दुस्वप्न देखती रहती थी। उससे चित्त और भी सशंकित रहता था। रेणुका ने जनन संबंधी कई पुस्तकें उसको मंगा दी थीं। उन्हें पढ़कर वह और भी चिंतित रहती थी। शिशु की कल्पना से चित्त में एक गर्व में उल्लास होता था, पर इसके साथ ही हृदय में कंपन भी होता था कि न जाने क्या होगा। उस दिन संध्या समय अमरकांत उसके पास आया तो वे जली बैठी थी। तीक्ष्ण नेत्रों से देखकर बोली, तुम मुझे थोड़ी सी सखियां क्यों नहीं दे देते? तुम्हारा गला भी छूट जाए, मैं भी जंजाल से मुक्त हो जाऊं। अमर इन दिनों आदर्श पति बना हुआ था। रूप ज्योति से चमकती हुई सुविधा आंखों को उन्मत्त करती थी, पर मातृत्व के बाहर से लदी हुई ये पीले मुख वाली रोगिणी उसके हृदय को ज्योति से भर देती थी। वे उसके पास बैठा हुआ उसके रूखे केशों और सूखे हाथों से खेला करता। उसे इस दशा में लाने का अपराधी वह है, इसलिए इस भार को सहन करने बनाने के लिए वे सुविधा का मुंह जोता रहता था। सुविधा उसे कुछ फरमाइश करे, यही इन दिनों उसकी सबसे बड़ी कामना थी। वह एक बार स्वर्ग के तारे तोड़ लाने पर भी उतारू हो जाता। बराबर उसे अच्छी अच्छी किताबें सुनाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता था। शिशु की कल्पना से उसे जितना आनंद होता था, उससे कहीं अधिक सुविधा के विषय में चिंता थी, न जाने क्या होगा। घबरा कर भारी स्वर में बोला, ऐसा क्यों कहती हो सुविधा? मुझसे गलती हुई हो तो बता दो।
सुगदा लेटी हुई थी, तकिए के सहारे टेक लगाकर बोली, तुम आम जलसों में कड़ी कड़ी स्पीचें देते फिरते हो। इसका इसके सिवा और क्या मतलब है कि तुम पकड़े जाओ और अपने साथ घर को भी ले डूबो। दादा से पुलिस के किसी बड़े अफसर ने कहा है, तुम उनकी कुछ मदद तो करते नहीं, उल्टे और उनके किए कराए को धूल में मिटाने को तुले बैठे हो। मैं तो आप ही अपनी जान से मर रही हूँ, उस पर तुम्हारी ये चाल और भी मार डालती हैं। महीने भर डॉक्टर साहब के पीछे हलकान हुए, उधर से छुट्टी मिली तो ये पचड़ा ले बैठे। क्या तुमसे शांतिपूर्वक नहीं बैठा जाता? तुम अपने मन के मालिक नहीं हो कि जिस राह चलो चल पड़ो। तुम्हारे पाँव में बेड़ियां हैं, क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती? अमरकांत ने अपनी सफाई दी। मैंने तो कोई ऐसी स्पीच नहीं दी जो कड़ी कही जा सके। तो दादा झूठ कहते थे? इसका तो यह अर्थ है कि मैं अपना मुंह सी लूँ। हाँ, तुम्हें अपना मुंह सीना पड़ेगा। दोनों एक क्षण भूमि और आकाश की ओर ताकते रहे। तब अमरकांत ने परास्त होकर कहा, अच्छी बात है, आज से अपना मुंह सी लूँगा। फिर तुम्हारे सामने ऐसी शिकायत आए तो मेरे कान पकड़ना। सुगदा नरम होकर बोली, तुम नाराज होकर यह प्रण नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारी प्रसन्नता से थर थर काँपती हूँ। मैं भी जानता हूँ कि हम लोग पराधीन हैं। पराधीनता मुझे भी उतनी ही अखरती है जितनी तुम्हें। हमारे गांव में तो दोहरी भेड़ियाँ हैं, समाज की अलग, सरकार की अलग। लेकिन आगे पीछे भी तो देखना होता है। देश के साथ हमारा जो धर्म है वे प्रबल रूप में पिता के साथ है, और उससे भी प्रबल रूप में अपनी संतान के साथ। पिता को दुखी और संतान को निस्सहाय छोड़कर देश धर्म का पालन ऐसा ही है जैसे कोई अपने घर में आग लगा खुले आकाश में रहे। जिस शिशु को मैं अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाल रही हूँ, उसे मैं चाहती हूँ तुम भी अपना सर्वस्व समझो। तुम्हारे सारे स्नेह और निष्ठा का मैं एकमात्र उसी को अधिकारी देखना चाहती हूँ। अमरकांत से झुकाए ये उपदेश सुनता रहा। उसकी आत्मा लज्जित थी और उसे धिक्कार रही थी। उसने सुगदा और शिशु दोनों ही के साथ अन्याय किया है। शिशु का कल्पना चित्र उसकी आंखों में खिंच गया। वह नवनीत सा कोमल शिशु उसकी गोद में खेल रहा था। उसकी संपूर्ण चेतना इसी कल्पना में मग्न हो गई। दीवार पर शिशु कृष्ण का एक सुंदर चित्र लटक रहा था। उस चित्र में आज उसे जितना मार्मिक आनंद हुआ उतना और कभी ना हुआ था। उसकी आंखें सजल हो गईं। सुखदा ने उसे एक पान का बीड़ा देते हुए कहा, अम्मा कहती हैं बच्चे को लेकर मैं लखनऊ चली जाऊंगी। मैंने कहा, अम्मा तुम्हें बुरा लगे या भला, मैं अपना बालक ना दूंगी। अम्माकांत ने उत्सुक होकर पूछा, तो बिगड़ी होंगी? नहीं जी, बिगड़ने की क्या बात थी। हाँ, उन्हें कुछ बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन मैं दिल लगी में भी अपने सर्वस्व को नहीं छोड़ सकती। दादा ने पुलिस कर्मचारी की बात अम्मा से भी कही होगी। हाँ, मैं जानती हूँ कही है। जाओ, आज अम्मा तुम्हारी कैसी खबर लेती हैं। मैं आज जाऊँगा ही नहीं। चलो, मैं तुम्हारी वकालत कर दूँगी। मुआफ़ कीजिए, वहाँ मुझे और भी लज्जित करोगी। नहीं, सच कहती हूँ। अच्छा बताओ, बालक किसको पढ़ेगा, मुझे या तुम्हें? मैं कहती हूँ तुम्हें पढ़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें पढ़ें। ये क्यों? मैं तो चाहती हूँ तुम्हें पढ़े। तुम्हें पढ़ेगा तो मैं उसे और ज़्यादा चाहूँगा। अच्छा, उस स्त्री की कुछ खबर मिली जिसे गोरों ने सताया था? नहीं, फिर तो कोई खबर न मिली। एक दिन जाकर सब कोई उसको उसका पता क्यों नहीं लगाते, या स्पीच देकर ही अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए। अमरकांत ने झपते हुए कहा, कल जाऊंगा। ऐसी होशियारी से पता लगाओ कि किसी को कानो कान खबर न हो। अगर घर वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया हो तो उसे लाओ। अम्मा को उसे अपने साथ रखने में कोई आपत्ति ना होगी, और यदि होगी तो अपने अपने पास रख लूँगी। अमरकांत ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से सुविधा को देखा। इसके हृदय में कितनी दया, कितना सेवा, कितने भाव, कितनी निर्भीकता है, इसका आज उसे पहली बार ज्ञान हुआ। उसने पूछा, तुम्हें उससे जरा भी घृणा न होगी? सुल्तान ने सकुचाते हुए कहा, अगर मैं कहूँ ना होगी तो असत्य होगा। होगी अवश्य, पर संस्कारों को मिटाना होगा। उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर सजा क्यों दी जाए? अमरकांत ने देखा, सुगदा निर्मल नारित्व को जो तुम्हें नहा उठी है, उसका देवित्व जैसे प्रस्फुटित होकर उसके उससे आलिंगन कर रहा है।